42 ऑनवर्ड्स हमें करना था, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। देखिए, अब ये जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल या मेरे ख्याल से इसको इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, एंड एक्चुअली एसिटिक एसिड को इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, एंड फॉर्मिक एसिड को मिथेनॉइक एसिड बोलते हैं। बट एनीवेज, इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसको स्पिरिट ऑफ वाइन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वाइन में दैट एक्ट्स एज अ बेस मटेरियल। इट इज़ एडिबल, इसको हम लोग पी सकते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ 95.6% इथेनॉल प्लस 4.4% वाटर। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसका रेशियो पूछा जा सकता है। 95.6% इज़ योर इथेनॉल एंड 4.4% इज़ अ वाटर, ठीक है। नाउ दैट इज़ कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। देन इट इज़ अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देन एजिट्रोपिक सोल्यूशन फ्रॉम विच वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब हमेशा ये उबलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, दैट इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का एक और नाम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एजिट्रोफिक सॉल्यूशन फ्रॉम विच वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड, सो यू कैन नॉट सेपरेट वाटर फ्रॉम दैट। दैन DNA इज़ insoluble in alcohol. It has various uses: hypnotic, power alcohol, antifreeze, antiseptic and preservation. तो ये जो एजिट्रोपिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसके बेसिकली यूजेस हम बता रहे हैं। हिप्नोटिक मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर अल्कोहल के रूप में। सो हिप्नोटिक, पावर अल्कोहल, एंटीफ्रीज, एंटीसेप्टिक एंड यू कैन ऑल्सो प्रेजर्व। सो अब हम जैसे पूछते हैं इसमें, लेट्स आस्क AI लाइक what are some uses of what is that constant boiling mixture which is also known as azeotrophic solution, azeotrophic acid. So azeotrophs or constant boiling mixtures have many uses including refrigeration and air conditioning. Azeotrophs are used in refrigerant mixtures to maintain stable refrigeration cycles. Separating constituents, azeotrophs can be used to separate the components of zeotrophic mixtures. For example, ethyl acetate can be added. ये सब छोड़ो। Then making anesthesia, देखो ये हो गया making anesthesia. Extracting constituents from crude medications can be ठीक है। Cleaning solutions हो गया ये, ठीक है। An azeotroph is a mixture of two or more liquid components under constant boiling and distillation process are performed as if they were a pure compound. Azeotrophic distillation is a useful procedure for removing liquid from a crude reaction by a co-distillation with an immiscible organic solvent. So इसके कई यूज़ हैं, वो हमने वहाँ लिख चुके हैं। तो एजिट्रोफिक मिक्सचर को हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी यहाँ पे बोल रहे हैं, एंड इट इज़ नथिंग बट 95.6% इथेनॉल प्लस 4.4% वाटर, एंड इट हैज़ वेरियस यूजेस लाइक हिप्नोटिक लिक्विड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर अल्कोहल, एंटीफ्रीज, एंटीसेप्टिक एंड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। दैन DNA इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यू शुड रिमेंबर कि हमारा जो DNA होता है, DNA is insoluble in alcohol. Let's ask AI. So DNA is insoluble in even water. Okay, DNA is soluble. No, DNA is soluble in water, but DNA is insoluble in alcohol. Wow. When alcohol is added to DNA, the DNA strands clump together and become visible. This is because DNA is insoluble in alcohol and is not easily dissolved in an alcohol or water mixture. Okay, but if you ask me about water, so DNA is very easily soluble in water because it's polar molecule with sugar phosphate backbone. You can say that there's a sort of polarity in DNA molecule which exists, and there's a polarity which exists in water molecule as well. So due to polarity, it is soluble in water, ठीक है, but DNA is insoluble in alcohol. Then अब ये देखो क्या होता है, साइडर में केवल 2% अल्कोहल होता है, वो एप्पल से बनता है। शैम्पेन में 10% होता है, बियर में 3 to 5% होता है, विस्की में 40 to 50%, ब्रांडी में भी 40 to 50%, एंड रम में सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो इसमें जो है ये एग्रीकल्चरल मटेरियल से क्या क्या बनता है। देखो बार्ली से बियर बन जाएगा, ठीक है, विस्की भी बन जाएगा बार्ली से, लेकिन ब्रांडी की अगर बात करें सो दैट इज़ मेड ओनली फ्रॉम ग्रेप्स, एंड रम की बात करें दैट इज़ मेड फ्रॉम मोलासेस। सो देयर इज़ दिस डिफरेंस, ठीक है। तो शैम्पेन भी ग्रेप्स से बनता है, तो ग्रेप्स से तुम्हारे 2 बन रहे हैं, ठीक है।
ग्रेप्स से, अंगूर से तुम्हारे ब्रांडी बनता है और शैम्पेन बनता है। ब्रांडी में ऑलमोस्ट 40 to 50% अल्कोहल कंटेंट होता है और शैम्पेन में 10% अल्कोहल कंटेंट होता है, एंड इट इज़ मेड ऑफ ग्रेप्स। तो ब्रांडी हो गया और शैम्पेन हो गया। फिर विस्की तुम्हारा एग्रीकल्चरल मटेरियल, बियर भी एग्रीकल्चरल। अब रम जो है दैट इज़ मैक्सिमम उसमें होता है, दैट इज़ मेड फ्रॉम मोलासेस। बाकी साइडर तो एप्पल से बनता है, उसमें बहुत कम होता है। अब नेचुरल रबर जो नियोप्रीन बोलते हैं, एक सेकंड, नेचुरल रबर आइसोप्रीन है, नियोप्रीन, अच्छा नियोप्रीन इज़ द सिंथेटिक रबर आई थिंक, ओके। नियोप्रीन इज़ synthetic rubber I think. Yes, neoprene is a synthetic rubber. It's also known as polychloroprene and is one of the oldest synthetic rubbers ever made. ठीक है, तो neoprene oldest synthetic rubber के रूप में हम लोग याद रखते हैं। natural rubber की बात करें so that is isoprene, and then nylon is a natural polymer. Nylon is a natural polymer. Isoprene is a colorless liquid made by destructive distillation of petroleum. ठीक है, तो आइसोप्रीन मैं बता रहा हूँ दैट इज़ अ नेचुरल रबर। ठीक है, तो नेचुरल की बात हो रही है, तो फिर नाइलॉन की भी बात करें अगर, तो नाइलॉन इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, रिमेंबर दैट। आइसोप्रीन इज़ ए कलरलेस लिक्विड मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो आइसोप्रीन जो कि हम लोग नेचुरल रबर बोल रहे हैं, बनता वो पेट्रोलियम से ही है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से बनता है क्या, आइसोप्रीन, एंड इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। देन सिल्क की बात करें तो इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, लेकिन नाइलॉन की बात करें सो इट इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। जस्ट लाइक प्रोटीन, स्टार्च, कॉटन, हेम्प, जूट आर नेचुरल सेल्यूलोसिक पॉलीमर्स, बट नाइलॉन इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। देख लो ना, नाइलॉन स्टार्ट्स विद द लेटर एन, सो यू शुड रिमेंबर दैट नाइलॉन इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। देन केवलार की बात करें, ये पॉलीएमाइड से बनता है एंड इट इज़ यूज्ड एज अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि Kevlar is made of what और Kevlar is used as what, तो पॉलीएमाइड से बनता है। सिमिलरली लेक्सान की बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट प्लस लैमिनेटेड ग्लास प्लस थर्मोप्लास्टिक एंड दीज आर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ ग्लास। तो केवलार और लेक्सान ये दोनों ही आपको इस्तेमाल में आते हैं। तो इसमें यही याद रखो कि थोड़ा बहुत प्लास्टिक होता है, ठीक है, थोड़ा ग्लास होता है और बाकी तो पॉलीमर होता है। बेसिकली पॉलीएमाइड हो सकता है या फिर पॉलीकार्बोनेट। तो अगर लेक्सान बना रहे हो तो पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा, अगर केवलार बना रहे हो तो पॉलीएमाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेक्सान इज़ द ग्लास वेयर एज केवलार इज़ द सूट दैट यू वेयर, राइट। तो जो पहनते हैं उसमें कम चीज़ें होती हैं, पॉलीएमाइड होता है सिर्फ। लेकिन जो विंडशील्ड्स वगैरह बुलेट प्रूफ बनाते हैं ग्लास, उसमें पॉलीकार्बोनेट भी होगा, थोड़ा ग्लास भी होगा, प्लास्टिक होगा और पॉलीकार्बोनेट होगा। ठीक है, तो उससे ये लेक्सान बनता है, दैट इज़ बुलेट प्रूफ ग्लास। लेकिन केवलार वो तो सिर्फ पॉलीएमाइड होता है क्योंकि वो पहनना होता है। देन ग्लाइप्टैल, ये क्या होता है, दैट इज़ ऑन दी अदर हैंड ग्लाइप्टैल इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स। पुताई करने के लिए जो पेंट्स बनाते हैं वो ग्लाइप्टैल से बनता है। और टेफ्लॉन ये नॉन स्टिक से बनता है। देन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी बोलते हैं टेफ्लॉन को हम लोग शॉर्ट मतलब केमिकली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी बोलते हैं। तो यहाँ आप पूछ सकते हो कन्फर्म करने के लिए कि टेफ्लॉन्स केमिकल नेम टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। देन बेकलाइट, पहले तो याद रखो कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लियो इन 1907 एंड दिस इज़ नथिंग बट फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिला दो तो तुम्हारा बेकलाइट बन जाएगा। ठीक है, बेकलाइट बन जाएगा। ओके, देन फिर हम ये बात करें प्रोटीन की। सो प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, सिमिलरली स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, सो दीज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, शिटिन ये भी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन ऑफ एमिनो ग्लूकोज, काफ़ी स्ट्रेंज है इसका, एमिनो ग्लूकोज का प्रोटीन होता है ये। ठीक है, फंगस की जो आउटर लेयर होती है वो ये हार्ड प्रोटीन से बनती है, शिटिन से। तो एंड इट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ डेड मटेरियल, तो प्रोटीन भी होता है और ग्लूकोज भी होता है मिक्स्ड इसमें, राइट। तो प्रोटीन तो एक पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, वेयर शिटिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ एमिनो ग्लूकोज। देन स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, तो ये तो सिंपल ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, डीएनए, आरएनए, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, देन नेचुरल रबर की बात करें, सो अभी हमने पढ़ा कि पॉलीमर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड एज लैटेक्स फ्रॉम द ट्रीज ऑफ गट्टा परचा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ये, स्पर्जस एंड डैंडेलियन।
तो ये 2-3 पेड़ों के नाम याद रखो जिससे कि नेचुरल रबर बनाते हैं हम लोग, पॉलीमर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन। तो लैटेक्स ट्रीज सच एज गट्टा परचा, डैंडेलियन, जिससे हम आइसोप्रीन यानी कि नेचुरल रबर बनाते हैं। देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम होता है एडिपिक एसिड, ठीक है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है साइट्रिक एसिड, लेमन। तो ये सब काफ़ी सिंपल है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे साइट्रिक एसिड सबसे तगड़ा होता है, फिर एस्कॉर्बिक एसिड, और मेरे ख्याल से लास्ट में जाके एसिटिक एसिड होता है। तो लेट्स कंपेयर द एसिडिक strengths of citric, ascorbic and acetic acids. So if we compare the strengths of these three acids, then citric is considered the strongest, followed by ascorbic, and then acetic acid, which is the weakest, right? Now are they same as, अब ये तो ठीक है ना, what is adipic acid पूछो, what is adipic acid? So adipic acid is इसका दूसरा नाम क्या है adipic acid का? Is adipic acid strong? Aqueous solutions of the acid are the least acidic. So adipic acid, what are the uses of adipate? As an intermediate for organic synthesis in the fields of lubricants, plasticizers. Okay, so let's read that. ये हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को एडिपिक एसिड बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखो 2 लेटर्स आते हैं DI, दैट मीन्स इट इज़ अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को तुम क्या बोल रहे हो? एसिटिक एसिड, ठीक है, दैट इज़ CH3COOH। देन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम साइट्रिक बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ ट्राई भी आ रहा है, तो ये दिस इज़ वेरी एविडेंट नाउ। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज सेम एज साइट्रिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज सेम एज एडिपिक एसिड, एंड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज सेम एज एसिटिक एसिड, ठीक है। देन एंड हायर सीरीज एसिड्स आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। हायर जितना ज़्यादा ऊपर चलते जाओगे तो फिर उनको फैटी एसिड्स बोलते हैं, फैटी एसिड सिंपल भाषा में। तो जैसे पाल्मिटिक एसिड हो गया, फिर पाल्मिटिक एसिड हो गया, स्टीयरिक एसिड में 17 हो गया, ठीक है, तो 17 कार्बन चेन हो गया, पाल्मिटिक में 15 हो गया, पाल्मिटिक एसिड में 15 और स्टीयरिक एसिड में 17, ठीक है। तो ये पेज हो गया। देन मूविंग अप, अब ये देखो क्या लिखा है कि एल्कोहल्स हैव वीक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, वीक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। शायद यही वजह है कि DNA इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, DNA इज़ इनसॉल्युबल in alcohol, maybe because of this reason, right? Due to this, it is not able to break the ionic forces of ionic compounds. Similarly, solid ionic compounds are bad conductor of electricity. So solid ionic compounds are bad conductor of electricity, and alcohols are have weak dielectric constant. So you can ask this like dielectric constant strength की हम अगर compare करें, so which one has more dielectric constant, acid or water? So let's check that. The answer is water has significantly higher dielectric constant than an acid, meaning water has a much greater ability to separate the charges due to its polar nature. Therefore water has a higher dielectric constant than any typical acid. So अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हमको जो कंफर्म करनी थी कि solid ionic compounds, they are bad conductor of electricity. What about liquid ionic compounds? So solid ionic compounds are insulators while liquid are not. So if we ask that, yes, so read this. Yes, solid ionic compounds are insulators while liquid ionic compounds are conductors because the ions are free to move in liquid state but not in a solid state. Explanation ये है कि in a solid ionic compound the ions are held together by strong electrostatic forces, so they are not free to move. In a liquid ionic compound the force of attraction between the ions breaks, allowing them to move freely and conduct electricity. So that is the reason why solid ionic compounds are bad conductors of electricity, whereas liquid ionic compounds are good conductors of electricity, and that alcohols have a higher dielectric constant compared to any typical acid. Now carotene is a hydrocarbon as a pigment found in carrots. So everyone knows that carrots have carotene, but very few people might know that carotene is nothing but a hydrocarbon at the end of the day. Then alkanes की बात करें, these are hydrocarbons which are also known as paraffins.
So these are mostly non-reactive with most of the substances, while unsaturated hydrocarbons meaning in which carbon atoms are attached with 2 or more bonds. जैसे 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा तो एल्कीन कहलाएगा, या 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा तो एल्काइन कहलाएगा. सो अगर सिंगल बॉन्ड्स है बेसिकली, तो वो क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं. और सैचुरेटेड आर मोर रिएक्टिव, राइट, सैचुरेटेड आर मोर रिएक्टिव. ठीक है, वही चीज़ लिखा है यहाँ. Alkanes are mostly non-reactive with most of the substances, while unsaturated hydrocarbons, meaning in which carbon atoms are attached through two covalent bonds or 3 covalent bonds, these have a tendency to gain more hydrogen atoms, hence called as unsaturated hydrocarbons. अच्छा, मैंने उल्टा बता दिया. तो हम unsaturated hydrocarbons को unsaturated क्यों बोल रहे हैं? Because they have a tendency to gain more hydrogen atoms. That is why we call them unsaturated hydrocarbons. Now, which are more reactive? Single bond saturated hydrocarbons or double, triple or multiple bonds unsaturated hydrocarbons? You can ask that from AI. So which are or double bonds hydrocarbons? So unsaturated hydrocarbons with double bonds are more reactive. Unsaturated hydrocarbons are more reactive than saturated hydrocarbons with single bonds. This is because the double bonds in unsaturated hydrocarbons are weaker and easier to break, making them more susceptible to chemical reactions. That is what I was saying, कि अगर unsaturated है, that means it has a tendency to gain more hydrogen atoms, right? And unsaturated means it has double bonds, so it must be alkenes or it must be of the family alkynes, right? So वही चीज़ यहाँ है. Saturated hydrocarbons, these only contain single carbon-carbon bonds, which are relatively strong and difficult to break, leading to lower reactivity. Unsaturated hydrocarbons, these contain at least one double or triple carbon-to-carbon bond, which are weaker than single bonds and can readily participate in addition reactions, making them more reactive. So that is the crux behind this. अब methane की बात करें, which is also known as wetland marsh gas. Soil bacteria in guts of termites and ruminants releases methane. तो ये तो मुझे पता है कि gut bacteria release methane. Soil bacteria भी release करते हैं methane. बैक्टीरिया और ये जो दीमक होते हैं या रूमिनेंट्स वगैरह होते हैं, उनके भी जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो मेथेन रिलीज़ करते हैं. तो नॉट जस्ट रूमिनेंट्स बट ऑल्सो द टर्माइट्स. देन इथाइलिन, दैट इज़ हीटिंग इथाइल अल्कोहल यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड. तो आपको इथाइलिन मिल जाता है. इथाइलिन बेसिकली इज़ you use ethylene for ripening agent, and it is colorless. It has a sweet smell. And it is used as a ripening agent. It is also used as anesthetic, and it is used in the manufacture of polythene and also mustard gas, which was used in warfare, right? So ये भी confirm कर लो कि ethylene is colorless and has a sweet smell. True or false? Ethylene की बात करो तो ethylene is colorless and has a sweet smell. Ethylene is a colorless gas. Ethylene has a colorless gas with a faint sweet odor. It is a liquid under pressure. At sufficiently high concentrations, it is highly flammable, volatile gas that is considered to be a fire hazard. So यहाँ लिखा हुआ है कि it is used in the manufacture of mustard gas. It is also used in the manufacture of polythene, and it is also used as anesthetic as well as ripening agent. ठीक है. Whereas acetylene की अगर बात करें तो ये भी inflammable होता है, और acetylene is nothing but calcium carbide plus water. तो calcium carbide होता है acetylene में, and I have heard people say that the fruits are ripe through the use of carbide. Okay, that is nothing but calcium carbide. So I think acetylene is also used artificially to ripe, whereas ethylene I think is naturally occurring ripening agent. Let's ask that. While ethylene is a natural, okay, so yes, that's correct. While ethylene is considered a natural ripening agent produced by the plants automatically by default, whereas acetylene is considered an artificial ripening agent often used through the reaction of calcium carbide with water, which produces acetylene gas as a byproduct, making it as a non-naturally occurring ripening agent for fruits. तो ये भी समझ में आ गया. हाँ, दोनों का ऑब्जेक्टिव तो सेम है, ठीक है.
और इट स्मेल्स लाइक गार्लिक. एसिटिलीन स्मेल्स लाइक गार्लिक एंड इट इज़ इनफ्लेमेबल. ठीक है. नाउ कार्बाइड लैम्प्स और एसिटिलीन लैम्प्स आर यूज्ड इन माइंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एसिटिलीन लैम्प्स आर यूज्ड इन माइंस. देन ऑक्सी एसिटिलीन इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लो. ऑक्सी एसिटिलीन इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग वेर एज एसिटिलीन लैम्प्स आर यूज्ड इन माइंस. ठीक है. देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? These have alternate double and single bonds. ठीक है. Whereas alicyclic no alternate single double bonds, तो they are called as alicyclic. ठीक है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक में फ़र्क समझ में आ गया. तो इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो इसका देखो क्या है कि here are some examples of aromatic and alicyclic hydrocarbons. So benzene is a simple aromatic hydrocarbon because there are alternate double and single bonds, whereas naphthalene, which is a polycyclic aromatic hydrocarbon, that is also an aromatic. But what about alicyclic? Alicyclic compounds with rings that have 3 or 4 carbon atoms are less stable than those with larger rings. This is because the angles formed by the adjacent covalent bonds are smaller. So some examples of alicyclic का एग्जाम्पल बताओ ना. व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स? अब ये देखो, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, तो सिंपलेस्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ये सब हो गए. राइट. तो द डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक समझ में आ गया. इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक is in which carbon atoms are attached to not only other carbon atoms but also some other atoms like nitrogen, oxygen और sulfur etc. जैसे कि पायरिडाइन हो गया, फूरन हो गया. तो पायरिडाइन और फूरन का एग्जांपल याद रखो बिकॉज दे आर हेट्रोसाइक्लिक. ठीक है. नॉट ओनली कार्बन से अटैच्ड बट ऑल्सो अटैच्ड टू सम अदर एटम. दैन सिगरेट लाइटर्स जो होते हैं दे हैव नेचुरल गैस लिक्विड और NGL बोलते हैं उसको, नेचुरल गैस लिक्विड, और ब्यूटेन भी बोल सकते हैं. Almost everything in this universe is made of carbon, hydrogen and nitrogen. Also, the correct sequence of the primitive simulated condition. तो पहले मेथेन आया था, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल और फिर एमिनो एसिड्स. ठीक है. तो ये ऑर्डर क्या है? ये तो भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो ट्रेजिडी हुई थी 2 और 3 दिसंबर को 1984 में, उसकी डेट याद रखो. तो एक बार ये देख लो कि ये क्या है. methane, hydrogen cyanide, nitrile and amino acids. What is this order telling us? तो पहले आया हाइड्रोजन, नहीं क्या था, मेथेन था, फिर okay. So okay, this one was a question asked, that is why perhaps I had written this. So which one of the following is correct sequential order in which these appeared under stimulated primitive earth condition? Okay. तो सबसे पहले आएगा मेथेन, उसके बाद हाइड्रोजन सियानाइड, फिर नाइट्राइल्स एंड लास्ट में एमिनो एसिड्स. राइट. सो सी इज़ द राइट आंसर. तो एमिनो एसिड्स सबसे एडवांस, आप ये याद रखो, एमिनो एसिड्स लास्ट में आना चाहिए और मेथेन सबसे पहले आना चाहिए. इतना भी अगर होएगा याद तो काम बन जाएगा. और हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्राइल्स में हाइड्रोजन साइनाइड पहले आएगा. तो ठीक है. सो दिस वाज द क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मेथेन सबसे पहले, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल, उसके लास्ट में एमिनो एसिड्स. देन भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 को. एंड डिकम्पोजिंग मेथेन इज़ यूज टू मेक कार्बन ब्लैक और प्रिंटिंग इंक. डिकम्पोजिंग मेथेन को डिकम्पोज कर दोगे तो तुम्हें प्रिंटिंग इंक मिल जाएगी. कमर्शियल फॉर्मुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल राइपनर इज़ एथिफॉन. commercial formulation of artificial ripener which is a good substitute of calcium carbide. So maybe ethifon can be used in place of calcium carbide which has some lesser harmful effects. ठीक है. While decomposition of methane process is used to manufacture printing ink. then methyl alcohol की बात करें, इसको wood alcohol बोलते हैं, जबकि ethyl alcohol को हम वाइन्स करके कुछ होता है, ये स्पिरिट ऑफ वाइन्स बोलते हैं. ठीक है. तो मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वुड अल्कोहल बोलते हैं या वुड नैप्था भी बोलते हैं, एज इट वाज वंस प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ठीक है. और ये एक जगह मैंने और पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. ओके. उससे नेचुरल रबर मिलता है. ठीक है. वेयर एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से तुम्हें मिथाइल अल्कोहल मिलता है. नाउ एट रूम टेम्परेचर इट इज़ अ पोलर लिक्विड, हाईली टॉक्सिक. सो ये टॉक्सिक होता है एंड बर्न्स विद एयर एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है.
When you burn methyl alcohol, it has a non-luminous flame. Methyl alcohol is used in the preparation of methylated or denaturated spirit, which is a mix of ethyl and methyl alcohol. Both ethyl and methyl alcohol lower the freezing point of water, hence their solution is used as antifreeze alongside ethylene glycol in radiators of cars in cold countries. तो both दोनों ही यूज़ करते हैं मिथाइल एज वेल एज इथाइल अल्कोहल फॉर लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर alongside ethylene glycol alongside as an antifreeze alongside ethylene glycol in radiators of car in cold countries. ठीक है, तो ये दोनों पेज हो गए हमारे. फिर ये देखो क्या है कि the reason why bleaching powder is used to purify water as it is not highly soluble in water. पानी में घुलता नहीं है पहली बात. It is an oxidizing agent and releases chlorine after reaction with dilute acids. ठीक है, तो the reason why bleaching powder is used to purify water, bleaching powder में क्लोरीन होता है ना, तो purification of water में क्लोरीन करते हैं as it is not highly soluble in water. It is not highly soluble in water. It is an oxidizing agent and releases chlorine. It releases chlorine after reaction with dilute acids. Examples calcium hypochlorite और calcium oxychloride. ठीक है, तो ये एक बार पूछो कि why is bleaching powder used in purification of water and how is that safe and healthy. ठीक है, so AI says that bleaching powder is a chemical compound that is used to disinfect water by releasing chlorine, which kills bacteria, viruses and parasites. The chemical name for bleaching powder is calcium hypochlorite and its formula is CaOCl whole twice. Right, here are some things. Okay, calcium hypochlorite. Okay, तो इसका फॉर्मूला याद कर लो और नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर ये याद कर लो, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं CaOCl whole twice. ठीक है, you might want to write that calcium hypochlorite CaOCl whole twice, that is bleaching powder. Then alkaline earth metals, ये क्या होते हैं alkaline earth metals? ग्रुप 2A याद रखो बस, 2A, ग्रुप 2A. इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम आते हैं. ऑल alkaline earth metals form hydrates of salts. Barium and strontium are not found independently in nature. तो ये कुछ रटने वाली इन्फॉर्मेशन है. एक है बैरियम एंड स्ट्रोंटियम. ठीक है, दीज आर नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली इन नेचर, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में मिल सकते हैं बट इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते हैं बैरियम और स्ट्रोंटियम. एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ 2A, ग्रुप 2A और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इनके साथ कुछ और होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. तो मैग्नीशियम और कैल्शियम याद रखो, दे आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एंड बैरियम और स्ट्रोंटियम ये तो याद करना ही पड़ेगा, और बेरिलियम भी. दैन सी सॉल्ट की बात करें या रॉक सॉल्ट आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूमेबल. द प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीजेस द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो थोड़ा नमक अगर डाल दोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी सेट होने लगता है अगर उसमें थोड़ा नमक डाल दें. कॉन्ट्रैरिली जिप्सम इज़ एडेड टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट. वही अगर सीमेंट में हम जिप्सम मिला देते हैं तो धीरे धीरे वो सेट होता है. ठीक है, तो जिप्सम मिलाने से क्या होता है, जिप्सम मिलाने से स्लोइंग डाउन ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, और अगर हम लोग नमक मिला देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो जल्दी हो जाता है. ठीक है, एंड रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलीन सॉइल्स में क्या यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ यूज्ड टू रिक्लेम एल्कलीन सॉइल. सो एल्कलाइन एडिंग जिप्सम. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमको समझ में आ गया. तो हम ये यहाँ बता रहे थे कि अगर नमक डालेंगे तो तेज़ हो जाता है प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ क्या है, नमक डालेंगे तो इंक्रीजेस द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन जिप्सम डालेंगे तो इट स्लोज डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट. ठीक है, एंड ये जो सॉल्ट होते हैं सी सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट, इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, थोड़ा प्योरीफिकेशन प्रोसेसिंग ज़रूरी होता है. बाकी ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला है. ठीक है, अब इस टेबल ऑनवर्ड्स हम लोग अगले में देखते हैं.